Hi guys, my name is Rohit Ghosh, and today I am here to discussing about the CAS 3, which is the revised version, revised in 2015, and there is a one another old version that is in revised 2011, which is now obsoleted. So, what is CAS 3? CAS 3 is related to the production and operation overhead. Production and operation overhead. मगर तुम अगर देखोगे तो कॉस्ट शीट में तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड करके कुछ नहीं आता। एक आता है फैक्ट्री ओवरहेड करके, एक आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड तो नहीं आता। ये प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड एक्चुअली ये फैक्ट्री ओवरहेड का ही नाम है, ठीक है। ये फैक्ट्री ओवरहेड इज नोन एज ए प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। अच्छा, देखो, जो पहले का था, जो कैश 3 जो मतलब 2011 वाला था, उसका ये सिर्फ नाम था ओवरहेड, ठीक है। अब वो रिवाइज्ड होके 2015 जो रिवाइज्ड वर्जन है उसका नाम चेंज होके हो गया है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड, मतलब और भी स्पेसिफिक कर दिया है, ठीक है इसको। तो देखो क्या होता है, क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड कैस 3 इज रिवाइज 2015 इज इशूड बाय द काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड दिस स्टैंडर्ड इज रिप्लेस्ड विद द कैस 3 2011 वाला। रिवाइज 2011 वाला जो ओवरहेड में था उसका नाम, वो रिप्लेस्ड होके ये आया है। एंड दिस स्टैंडर्ड इज डीलिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ एंड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड। देखो यहाँ पर तीन चीज़ इन लोगों ने बताया है। वन इज ए क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई मतलब किस में जाएगा, मेजरमेंट कितना जाएगा, फिर लास्ट में होगा असाइनमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। लास्ट में हम प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को असाइन कर देंगे। तो इस कैश का मेन मोटिव क्या है? फर्स्ट है क्लासिफिकेशन, मतलब किस में जाएगा, कितना जाएगा, एंड लास्ट में हम लोग इसको असाइन कर देंगे, ठीक है। देखो, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए गुड्स प्रोड्यूस्ड, मतलब ये जो बोल रहे हैं वो किस लिए बोल रहे हैं? फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ए गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विस प्रोवाइडेड एंड फॉर द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इन द कॉस्ट स्टेटमेंट। वही वाला सेम कॉस्ट स्टेटमेंट में हम प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज कैसे करेंगे वो भी बताएगा। तो पहले हम मेजर मतलब किस में जाएगा, कितना जाएगा, फिर वो हम कॉस्ट में कैसे दिखाएंगे, ठीक है। ये मेनली डील करता है कैश 3। अच्छा, अब नीचे देखो, इट इज़ द इनडायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। देखो ये प्रोडक्शन के लिए जो यूज़ होता है, जो फैक्ट्री ओवर जिसको कहते हैं, वो भी तो एक इनडायरेक्ट कॉस्ट ही है। क्योंकि देखो, जो डायरेक्ट वाला है वो तो डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर में आ गया है। हम इनडायरेक्ट को तीन चीज़ में मतलब डिवाइड करते हैं एक्टिविटी मतलब के हिसाब से कि एक जाता है फैक्ट्री के मतलब फैक्ट्री रिलेटेड मतलब जितना खर्चा है वो जाता है, एक जाता है ऑफिस में कि ऑफिस रिलेटेड जितना है, एक है सेलिंग रिलेटेड जो खर्चा होता है उसमें जाता है, ठीक है। हम क्लासिफिकेशन में ये पढ़े थे। अब देखो मेन प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, हम एक चीज़ याद रखना, हम जो फैक्ट्री मतलब जो ओवरहेड मतलब जो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड जो है वो हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक है इन हाउस और एक है हम प्रोक्योर कर सकते हैं आउट ऑफ आवर फैक्ट्री, मतलब हम दूसरे जगह से ले सकते हैं। तो जब हम दूसरे जगह से लेते हैं तो उसमें तो दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो चार्ज करता है वही हम लोगों का कॉस्ट होता है, मगर इट इज़ नॉट इंक्लूडेड द ट्रेड डिस्काउंट इंक्लूड नहीं होता जो हम डिस्काउंट मतलब लेते हैं, और किसी का अगर क्रेडिट और रिफंड मिल जाए वो इंक्लूडेड नहीं होता, और किसी भी रिबेट अगर गवर्नमेंट ने किसी भी तरह के रिबेट दिया हुआ है वो भी इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। तो जीएसटी में जो जो जहाँ हम वैल्यूएशन पढ़ते हैं तो उसमें भी हमने देखा है कि क्या देखा है कि जो रिबेट नॉन गवर्नमेंट मतलब सोर्स से आया है वो लेस नहीं होता प्रोडक्ट से, मगर जो रिबेट हम गवर्नमेंट से मिला है वो ऑलवेज दैट इज रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। इट विल बी ऑल्सो बी मेंशन इन द वैल्यूएशन चैप्टर ऑफ जीएसटी, जहाँ पे हम लोग कैसे वैल्यूएशन होता था हम देखते थे, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेज मतलब इनवॉइस वैल्यू से हम लोग ये लेस कर देंगे, और कैश डिस्काउंट ऑलरेडी एडजस्टेड ही होता है, तो इसलिए हम कैश डिस्काउंट नहीं कंसीडर करते। क्या बोल रहा है, शैल बी वैल्यूड एट ए इनवॉइस्ड और ए एग्रीड प्राइस, इनवॉइस्ड और एग्रीड प्राइस इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड ड्यूटीज एंड ऑल द अदर एक्सपेंसेस, नेट ऑफ ऑल क्या क्या क्रेडिट करना, नेट क्या क्या करना होगा, ट्रेड डिस्काउंट, टैक्स क्रेडिट एंड रिबेट। तीन चीज़ हमको रिबेट, ये जो रिबेट है ना, ये भी गवर्नमेंट वाला जो ग्रांट होता है, जो गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है। अब देखो इन हाउस जो होगा तो वो तो हमें पता ही है ना, जो खर्चा रिलेटेड टू फैक्ट्री होता है हम लोग वही लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, इन हाउस प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड क्या होगा, शैल बी वैल्यूड एट ए टोटल ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड फॉर दी एक्टिविटीज, मतलब जो एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड होगा उस एक्टिविटी के लिए वो हम इसमें ले लेंगे। अब जनरल प्रिंसिपल क्या बता रहा है, देखो अच्छा जनरल प्रिंसिपल तुम्हें मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड में 50% कॉमन मिल जाएगा, किसी भी मतलब मोस्ट बोल रहा हूँ, हाँ, कि देखना कि जनरल प्रिंसिपल लगभग एक ही होगा हर एक प्रिंसिपल में। तो एक प्रिंसिपल का मतलब अच्छे से याद रखना, बाकी सब में देखना बहुत हेल्प करेगा इसको, ठीक है। देखो फिनांस कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड, क्या क्या इंक्लूड नहीं होता प्रोडक्शन एंड ऑपरेटिंग ओवरहेड में। देखो फिनांस कॉस्ट तो इंक्लूड नहीं होता, ये मुझे भी पता है, फिनांस कॉस्ट किसी में भी इंक्लूड नहीं होता। फैक्ट्री में जनरली अगर तुमने कैपिटल को मतलब बोरो करके भी लगाया ना, तब भी उसका फिनांस कॉस्ट नहीं आता है फैक्ट्री ओवरहेड में, ठीक है। अब देखो एबनॉर्मल कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड, एबनॉर्मल कॉस्ट तो इंक्लूड नहीं होता, हमें पता है, और नो, क्योंकि ये देखो कॉस्टिंग पीएल में जाता है एबनॉर्मल कॉस्ट। हमने पढ़ा है कि व्हेन इन केस ऑफ ए डबल एंट्री सिस्टम में जो इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड का था, उसमें देखा है कि एबनॉर्मल वाला कॉस्टिंग पीएल में जाता है। अब देखो इम्प्यूटेड कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट देयर इज एन मतलब एक्चुअल कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ मगर इनकर्ड हुआ है, उसको हम इम्प्यूटेड कॉस्ट बताते हैं। देखो इम्प्यूटेड कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन के अलावा हम लोग इम्प्यूटेड कॉस्ट को नहीं लेते। इस यहाँ पर डेफिनेशन भी दिया हुआ है, देखो नोशनल कॉस्ट दैट डज नॉट इन्वॉल्विंग एनी कैश आउटले एंड कंप्यूटेड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो कैश का आउटले नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो तुमने खुद का पैसा इन्वेस्ट किया है, तो मान लो इफ़ यू बोरो फ्रॉम द बैंक देन यू नीड टू पे द इंटरेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर फंड, बट दो द फंड इज बोरो मतलब गिवन बाय यू, देन यू मतलब बिजनेस से तुम तो उसका इंटरेस्ट तो नहीं लोगे ना। सेम तरह से मान लो इफ वन बिल्डिंग इज ओन्ड बाय यू एंड देयर यू रन द बिजनेस, तो अब बिजनेस का मतलब बिल्डिंग तुम्हारा है तो तुम उसके बिजनेस से रेंट नहीं ले सकते क्योंकि वो तुम्हारा है। मगर इफ़ यू डूइंग द बिजनेस इन द अदर प्रीमाइसेस विच इज नॉट ओन्ड बाय यू, देन यू नीड टू पे द रेंट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रीमाइसेस। सो दैट रेंट वाला कॉस्ट, दैट इंटरेस्ट वाला कॉस्ट, यू डिड नॉट इनकर्ड इन द एक्चुअल कॉस्ट, तो देयर इज ए नो मनी आउटफ्लो बट इट इज नोशनल कॉस्ट, मतलब तुम्हारा लगा है उसका, तो उसको हम इम्प्यूटेड कॉस्ट बोलते हैं। इम्प्यूटेड कॉस्ट हम सिर्फ डेप्रिसिएशन वाला कंसिडर करेंगे इसमें। अब क्या बता रहा है, ये देखो नीचे दो एग्जाम्पल भी दिए हुआ, एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन, क्रेडिट विथ रेस्ट्रिक्शन एंड रिकवरीज विदाउट रेस्ट्रिक्शन, सब्सिडी ग्रांट, ये देखो सब्सिडी ग्रांट on services in incentive received from the government or other money back agencies, it shall be including on the product, मतलब जो सब्सिडी और जो ग्रांट गवर्नमेंट से मिला है वो रिड्यूस होगा। फिर देखो फाइन्स, पेनल्टीज, डैमेजेस एंड सिमिलर लेवीज पेड पेबल टू द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और अदर थर्ड पार्टी शैल बी नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ ए प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड। जो तुमने फाइन वगैरह दिया है वो दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड। लास्ट में क्या है, व्हेन द कॉस्ट इज मेजर्ड इन अ स्टैंडर्ड रेट, एनी नॉर्मल वेरिएंसेस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल पार्ट ऑफ ए कॉस्ट, मतलब ये बोल रहा है कि देखो स्टैंडर्ड में जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में व्हेन वी कैलकुलेटिंग द वेरिएंसेस, देयर इज ए मेनली टू टाइप, वन इज ए नॉर्मल वेरिएंसेस एंड अदर इज एबनॉर्मल। एबनॉर्मल वाला नहीं जाएगा मगर नॉर्मल वाला हम लोग वी कंसिडर दैट इन द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड, ओके। अब देखो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि असाइन, मतलब एक चीज़ मतलब जान लो कि मोटा मोटी में
जो जो खर्चा प्रोडक्शन के रिलेटेड नहीं होता वो नहीं आएगा, ठीक है। सब्सिडी वाला रिड्यूस्ड होगा सिर्फ गवर्नमेंट जितना तक दिया है उतना तक, और स्टैंडर्ड में सिर्फ नॉर्मल वाला आएगा, एबनॉर्मल वाला नहीं आएगा, ठीक है। अब असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट, असाइन मतलब चार्ज करना, किस रिलेटेड में हम मतलब वो डिवाइड करें, ठीक है। तो देयर इज ए, देखो टू मेजर मतलब बेसिस है जिसके बेस पे हम लोग उसको चार्ज कर सकते हैं। एक है कॉज एंड इफेक्ट वाला एंड अनदर इज ए बेनिफिट रिसीव्ड वाला। तो कॉज एंड इफेक्ट वाला क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट इज कॉज एंड व्हाट इज इफेक्ट। कॉज मतलब प्रोसेस और ऑपरेशन, एंड इफेक्ट मतलब इनकरेंस ऑफ कॉस्ट, मतलब उसका इफेक्ट से क्या हुआ है। अच्छा, अब बेनिफिट रिसीव मतलब एक्चुअल बेनिफिट रिसीव फ्रॉम द इनकरेंट ऑफ द कॉस्ट, मतलब वो कॉस्ट इनकट करने से जो बेनिफिट मिला है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट में, क्या है देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड, मतलब कैसे चार्ज करें प्रोडक्ट पे। देखो वी ऑल नो दैट इज ए टू टाइप ऑफ कॉस्ट, वन इज ए वेरिएबल कॉस्ट एंड अनदर इज ए फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट को कैसे असाइन करना होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ फिर मैं ये पढ़ता हूँ क्या हुआ। देखो दो सिचुएशन अगर हम एज्यूम करें, देखो सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2। देखो सिचुएशन 1 में नॉर्मल प्रोडक्शन दोनों में सेम है, मतलब हम इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट भी सेम ही होगा दोनों में, बट द एक्चुअल प्रोडक्शन इज डिफरेंट इन दिस टू सिचुएशन। इन वन सिचुएशन द एक्चुअल प्रोडक्शन इज लेस देन एक्चुअली नॉर्मल प्रोडक्शन, मतलब नॉर्मल प्रोडक्शन की कैपेसिटी है 100 बट वी प्रोड्यूस्ड वी आर एबल टू प्रोड्यूस ओनली 50। बट देखो सिचुएशन 2 में हम लोग नॉर्मल को एक्सीड करके 150, मतलब नॉर्मल को एक्सीड करके 100 को एक्सीड करके प्लस 50 हमने प्रोड्यूस किया है। तो अब जब हम सिचुएशन 1 में जब फिक्स्ड कॉस्ट को हम डिवाइड करेंगे, तो हम डिवाइड करेंगे जो नॉर्मल जो कैपेसिटी होता है उससे हम डिवाइड करेंगे, मान लो 100 से डिवाइड करेंगे। मगर सिचुएशन 2 में ये बता रहा है कि हम लोग देखो 100 तो मैक्स टू मैक्स हम कर सकते हैं, मगर 150 किया है तो 150 तो एक्स्ट्रा किया है ना। अब 100 में एक एक प्रोडक्ट में जितना कॉस्ट होगा, मतलब ये 10 यहाँ पर जो ये 10 है इसमें आएगा 10, तो ये तो इसमें तो 10 नहीं आएगा ना। तो वही बता रहा है कि जो जब एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सीड कर जाए नॉर्मल प्रोडक्शन से, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट को हम डिवाइड करेंगे वो एक्चुअल से करेंगे, और जब मतलब कम हो तो तब नॉर्मल से करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट को। देखो यही बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो फिक्स्ड प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवर शैल बी एब्जॉर्ब्ड बेस्ड ऑन द नॉर्मल कैपेसिटी एंड एक्चुअल कैपेसिटी विच एवर इज हायर, मतलब जो हाई होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। अब वेरिएबल कॉस्ट को कैसे करें, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवर शैल बी बेस्ड ऑन द एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब जो एक्चुअली वो उसने यूटिलाइज किया है। तो एग्जाम्पल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन, मतलब इलेक्ट्रिक जैसे लाइट जलेगा तभी तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब उसका खर्चा हो मतलब उठेगा। तो इसलिए वो बोल रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट इज डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्शन, तुम प्रोड्यूस करोगे तो आएगा, नहीं प्रोड्यूस करोगे तो नहीं आएगा, मगर फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड इन नेचर, ठीक है। अच्छा ये चीज़ याद रखना, नॉर्मल कैपेसिटी एंड एक्चुअल कैपेसिटी वाला, अगर एक्चुअल कैपेसिटी ज़्यादा हो तो उससे डिवाइड होता है, और नॉर्मल कैपेसिटी अगर मतलब से कम हो तो नॉर्मल कैपेसिटी से हम डिवाइड कर देंगे, विच एवर इज़ लो, विच एवर इज़ हाई। अच्छा डिस्क्लोजर क्या करना होता है, देखो द बेसिस ऑफ असाइनमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन ओवर टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट हमने पढ़े थे, देयर इज ए 5 टाइप ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट मेजरली। तो उसमें कैश 1 में था वो असाइनमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन, मतलब किस बेसिस पे हम लोग इसको असाइन किए। बेसिस का मतलब होता है ये वाला, ये असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉज एंड इफेक्ट के लिए इफेक्ट के हिसाब से किए कि बेनिफिट रिसिप्ट के हिसाब से किए, ठीक है। अब देखो बोल रहा है कि प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवर इनकरिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवर रिलेटिंग टू द रिसोर्सेज रिसीव्ड फ्रॉम ए सप्लायर टू रिलेटेड पार्टी से हम लोग जो किए थे। एनी सब्सिडी गेन एंड एनी अमाउंट सिमिलर नेचर रिसीव्ड एंड रिसीवेबल फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवर। कोई अगर सब्सिडी मिला है तो
क्रेडिट ऑफ रिकवरीज रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड, कुछ रिकवरी हुआ तो, एंड एनी एबनॉर्मल कॉस्ट नॉट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ ए प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड। अगर कोई एबनॉर्मल कॉस्ट है जो नॉट फॉर्मिंग द पार्ट, जो एबनॉर्मल ऐसे भी नहीं होता है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखो, एनी वो स्पेसिफिकली तुमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा वो एबनॉर्मल वाला पार्ट कितना है। एंड एनी अनएब्जॉर्ब प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड, अनएब्जॉर्ब तो आएगा ही आएगा, कभी भी जो हम एस्टिमेटेड जो करते हैं वो एक्चुअल नहीं होता है, कुछ तो पोर्शन अंडर ओवर आएगा, उसको उसका ट्रीटमेंट होता है, ओवरहेड में उसका ट्रीटमेंट होता है पूरा। मैं कोशिश करूँगा एक ओवरहेड का पूरा क्लास लेने का, देखता हूँ कितना होता है। अच्छा, डिस्क्लोजर शैल बी मेड इन द बॉडी ऑफ द कॉस्ट स्टेटमेंट और द फुट नोट, मतलब जो जहाँ पर मतलब प्रिपेयर करें उसमें, और फुट नोट में कहीं भी हम दे सकते हैं, ठीक है, और फुट नोट। अच्छा, एनी चेंजेस इन द कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड द मेथड अप्लाइड फॉर द मेजरमेंट एंड असाइनमेंट, मेजर एंड असाइन में अगर किसी ने किसी भी तरह के कोई चेंजेस किया है तो operational of the production and operational overhead during the period covered by the cost statement which has a material effect, जिसका अगर material कोई effect हो तो of production or operation overhead shall be disclosed, and where the effect of such changes is not accessible, मतलब अगर वो चेंज हम assign नहीं कर पाए तो उसका भी हमको नोट देना पड़ेगा कि ऐसे हम लोग होली और पार्टली ऐसा नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ है, देखो इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, देखो मेन प्रिंसिपल में जो जब बाहर से प्रोक्योर करे तब कॉस्ट क्या होगा, अंदर मतलब करे तब कितना कॉस्ट होगा, कौन कौन सा कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं होता। अच्छा, कैश डिस्काउंट वाला चीज़ याद रखना। अच्छा, असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट दो टाइप से होता है, एक है बेनिफिट एंड एक है बेनिफिट के हिसाब से, वन इज़ ए कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से। एंड फिक्स्ड वाला कैसे होता है कि जब एक्चुअल कम हो तो तब नॉर्मल से, अगर नॉर्मल से एक्चुअल ज़्यादा हो तब एक्चुअल से, और वेरिएबल वाला जितना लगेगा उतना ही। प्रेजेंटेशन तो अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं बताया क्या, प्रेजेंटेशन देखो क्या बोल रहा है कि प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवर शैल बी प्रेजेंटेड एज ए सेपरेट कॉस्ट हेड, फैक्ट्री ओवर जो है उसको बता रहा है ये, फैक्ट्री ओवर, ठीक है। एनी अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवर शैल बी प्रेजेंटेड इन द रिकॉन्साइल स्टेटमेंट, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हमको ओवर एंड अंडर वाला दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, रिकॉन्साइल स्टेटमेंट एक्चुअली नॉन इंटीग्रेटेड में आता है, कॉस्ट में एक था बुक कीपिंग वाला चैप्टर में, नॉन इंटीग्रेटेड में आता है कि जहाँ पर हम कॉस्ट का अलग होता है, अकाउंट्स का अलग होता है, फिर उसको रिकॉन्साइल करना होता है। ओवरहेड में भी ऐसा रिकॉन्साइल होता है, ठीक है, तो वो अलग से दिखाना पड़ेगा कितना कम हुआ कितना ज़्यादा हुआ, बस और कुछ नहीं है। तो थैंक्स गाइस, एंड पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना, एंड टेक केयर, बाय।